series LCR circuit. Suppose the resistance are inductance L and capacitance C are connected in series to a source series to a source are connected in series to a source of alternating EMF E given by alternating EMF E given by E is equal to E naught sin omega t. E is equal to E naught sin omega t. अब सर्किट डायग्राम बना लीजिए. रेजिस्टेंस लगा लिया पहले, फिर इंडक्टेंस और फिर कैपेसिटेंस. E is equal to E naught sin omega t. ये R है, ये L है और ये C है. रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस R, L, C. अब हमने ये जाना है कि ये सीरीज में लगे हुए हैं. जब ये सीरीज में लगे हुए हैं तो तीनों में करंट सेम जाएगा. सीरीज में करंट रिजन सेम. इसको करंट को थोड़ा नीचे करके ऐसे लिखेंगे, इस करंट को थोड़ा ऊपर करके लिखेंगे. आप समझ गए होंगे फिर, ठीक है ना. क्योंकि इंडक्टेंस के केस में क्या होता है, करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज, करंट लैग्स बिहाइंड द ईएमएफ. और कैपेसिटेंस के केस में क्या होता है, करंट लीड्स द हेड ऑफ ईएमएफ. ठीक है. तो लेकिन डायरेक्शन तीनों का सेम रखना है क्योंकि तीनों के तीनों सीरीज में कनेक्टेड है. तो अभी यहाँ पर हम ये दिखाएंगे कि इसमें फ्लो होने वाला जो इसमें इसका जो वोल्टेज है इसके अक्रॉस दैट इज वी आर. इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है दैट इज वी एल in 90 डिग्री. और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है दैट इज वी सी. तो वोल्टेज को पीछे दिखा दिया क्योंकि करंट लीड्स अहेड ऑफ वोल्टेज, ऐसे दिखा दिया. इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वी आर इज इक्वल टू आई इंटू आर. इसके अक्रॉस है, ठीक है. इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है दैट इज वी एल आई इंटू एक्सएल. और कैपेसिटेंस के अक्रॉस जो है वी सी आई इंटू एक्स सी. ये हो गया. इसके बाद आगे चलते हैं. इसका फेजर डायग्राम बनाएंगे. तो फेजर डायग्राम में देखिएगा
रियल वेक्टर हो गया ये, रियल वेक्टर और BC वेक्टर ये हो गया। अच्छा जी, अब इसके बाद एक यहाँ पर हो जाएगा VR वेक्टर, ये समझ गए हम यार। यहाँ पर आप ये देखिए कि VR जो है वो करंट वाली लाइन में ही है, तो VL जो है वो VR से 90 डिग्री आगे है, जो VL है वो VR से 90 डिग्री आगे है, ठीक है। उसके बाद हमने ये कहा कि जो VC है वो I से 90 डिग्री पीछे है, यानी कि वो VR से ही 90 डिग्री पीछे है। भाई VR और I मतलब सेम डायरेक्शन में दोनों, ठीक है। तो वो इस वजह से हमने 90 डिग्री आगे तो इधर VL दिखा दिया और 90 डिग्री पीछे हमने BC दिखा दिया, ठीक, VR से। उसके बाद अब हम ये कहेंगे कि VL और BC क्या होगा कि वेक्टर एडिशन होगा और तीनों वेक्टर्स का होगा। तो जब तीन वेक्टर होते हैं और उनका एडिशन होता है तो पहले दो का करते हैं, फिर बाकी जो दो का रिजल्टेंट आता है उसके साथ में तीसरे का कर देते हैं। तो अब आप ये देखिए कि VL का ये डायरेक्शन है और ठीक उसके पीछे BC का ये डायरेक्शन है, तो इन दोनों का जो आउटपुट है ये निकलेगा। जितनी लेंथ इसकी है BC की उतनी लेंथ यहाँ पर लिखिए, उसको बोल दीजिए VL वेक्टर माइनस BC वेक्टर, VL वेक्टर माइनस BC वेक्टर। तो करा ये समझ गए, क्योंकि अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होते तो मैं लिखता VL प्लस BC, तो ये लिख देता, लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में है और VL बड़ा है, मैग्नीट्यूड VL का बड़ा है और BC का छोटा है, तो इस वजह से हमने क्या कहा कि भाई VL माइनस BC, ठीक है। अच्छा, और जो एक्सल है वो क्या होता है ओमेगा L और XC क्या होता है 1 अपॉन ओमेगा C, ठीक है, 1 अपॉन ओमेगा C, इनका अभी यूज होगा। तो अब आप ये देखिए VL और BC का तो रिजल्ट ये आ गया। अब क्या करेंगे कि अब इन दोनों का रिजल्टेंट ये आया VL माइनस BC, अब इसका VR के साथ निकालना है। तो यहाँ से VR के पैरेलल प्लॉटेड लाइन ड्रॉ करो, वही पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और यहाँ VR से इसके पैरेलल, ठीक है, इसके VL माइनस BC, और दोनों को ज्वाइन कर दीजिए। ये जो आपका बन गया जी E, ये E बन गया, ठीक है। E क्या है EMF, ये जो EMF E है यही तो तीन जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, VR, VL और BC, VR, VL और BC, तो इन तीनों का वेक्टर सम जो है वो E के इक्वल होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आप मेंशन कीजिएगा द एम्पलीट्यूड ऑफ VR वेक्टर इज VR vector is V नॉट, ऐसे लिखेंगे V नॉट और जैसे पावर में R लिख देते हैं ऐसे, ठीक है। V नॉट किसके लिए हो गया, उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, जैसे हम EMF E इज इक्वल टू P नॉट साइन पीक वैल्यू लिख देते हैं, तो V नॉट उसकी वोल्टेज की पीक वैल्यू हो गई, किसकी रेसिस्टिव वोल्टेज, इस वाली वोल्टेज की पीक वैल्यू, ठीक है। तो V नॉट R इज इक्वल टू, इसको मैं लिखूंगा I नॉट इंटू R, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट टाइम में लिखें द एम्पलीट्यूड ऑफ VL वेक्टर इज V नॉट L I naught XL, V naught L is equal to I naught XL. मैंने आज ग्रुप पर आईडी पासवर्ड नहीं भेजा था, तो किसने बताया? ये सोच रहा था कि ऑनलाइन कोई है क्या।
फिर नेक्स्ट लिखें द एम्पलीट्यूड ऑफ DC vector is V naught C is equal to I naught XC. चलिए जी, तो ये हमारे पास तीनों क्या आ गए, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आ गया है ना, कि कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितनी जा रही है, इंडक्टर के अक्रॉस कितनी जा रही है और रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितनी जा रही है। अब हम ये कहेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम the phasor diagram में पाइथागोरस थ्योरम में यूज करूंगा। कैसे यूज करेंगे, ये VL माइनस VC जो है, VL माइनस VC और ये जो VR है, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। तो ये जो VL माइनस VC है, किसी भी वेक्टर को पैरेलली कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये VL वेक्टर माइनस VC वेक्टर हो गया, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल। तो मुझे E की वैल्यू निकालनी है ना, हमें E की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ से बोलेंगे कि E नॉट स्क्वायर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ले रहे हैं सबका, तो E नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू, जब इनके मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की बात करेंगे तो V नॉट L माइनस V नॉट C ये हो जाएगा। तो और ये क्या हो जाएगा, V नॉट R, तो V नॉट R का स्क्वायर प्लस V नॉट L माइनस V नॉट C इसका होल स्क्वायर, ये हो गया। अब E नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू V नॉट R का स्क्वायर प्लस, इन दोनों को जब एक्सपेंड करेंगे V नॉट R को एक काम करिएगा, V नॉट R को वैल्यू लिख दीजिए यहाँ पर इसकी I नॉट R का होल स्क्वायर, V नॉट L की वैल्यू लिख दीजिए I नॉट XL माइनस I नॉट XC का होल स्क्वायर, ये हो गया I नॉट का स्क्वायर R स्क्वायर प्लस, इधर I नॉट है इधर भी I नॉट है, ब्रैकेट के अंदर I नॉट कॉमन लिया और बाहर निकाल लिया, तो क्या हो गया I नॉट का स्क्वायर XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो E नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू I नॉट स्क्वायर और ब्रैकेट में लिखिए R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये हो गया। फिर स्क्वायर रूट इन बोथ साइड्स, E नॉट जब स्क्वायर, इसका स्क्वायर है, स्क्वायर रूट करेंगे तो E नॉट बन जाएगा, ये I नॉट हो गया। और इस पूरे का स्क्वायर रूट अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो यहाँ से I नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, E नॉट अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब एक चीज़ मेरे को मालूम है कि जब भी मैं करंट करता हूँ, करंट लेता हूँ, इधर EMF अपॉन एनीथिंग लिखूंगा तो EMF अपॉन क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस हो जाएगा ना उसका, EMF अपॉन रेसिस्टेंस। तो ये जो डिनोमिनेटर में टर्म आई है, ये पूरा जो LCR सीरीज सर्किट है, ये इसका क्या आ गया, ये इफेक्टिव रेसिस्टेंस आ गया। ठीक है ना भाई, करंट क्या होता है, वोल्टेज अपॉन रेसिस्टेंस होता है ना, तो ये उसका पूरे सर्किट का रेसिस्टेंस आ गया। ठीक, अच्छा, तो नोट करिएगा यहाँ पर क्लियरली
अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द effective resistance of the series LCR circuit. Series LCR circuit, which series LCR circuit which resists, which opposes or impedes the flow of current through it, which opposes or impedes the flow of current through it. Which opposes or impedes the flow of current through it and is called its impedance. And is called its impedance. It is denoted by Z and its SI unit is ohms. तो इसकी भी SI यूनिट ओम ही होगी और इसको जो डिनोट करेंगे वो Z से डिनोट करेंगे। तो अब आप ये देख लीजिए कि रेजिस्टेंसेस आपने कितने तरीके के देख लिए कि अगर हम किसी को रेजिस्टेंस बोलते हैं कि रेजिस्टर है तो रेजिस्टर का रेजिस्टेंस उसको तो आर ही बोला जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए हम ये बोलते हैं कि कैपेसिटर कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं एक्स सी, यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इंडक्टर कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है तो एक्स एल इंडक्टिव रिएक्टेंस। और जब यहाँ पर बात करते हैं सीरीज LCR सर्किट की तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है पूरा सर्किट उसका नाम इम्पीडेंस है। तो इनके सबके नाम अलग अलग हैं लेकिन जो है ये काम वही कर रहे हैं, रेसिस्ट कर रहे हैं, यानी कि अपोज कर रहे हैं फ्लो ऑफ करंट। उसके बाद हम ये कहेंगे Z इज इक्वल टू, ये मिटा रहा हूँ दरअसल, Z is equal to under root R square plus XL minus XC का होल स्क्वायर। तो Z is equal to under root R square प्लस इनकी जो वैल्यूज हैं वो वैल्यूज डाल दीजिए। XL की वैल्यू क्या थी ओमेगा L और XC की वैल्यू क्या थी 1/ओमेगा C का होल स्क्वायर। तो ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और लिखेंगे, मतलब एक ट्रायंगल बना लीजिए ऐसे। कई बार होता ये है कि छोटी सी चीज़ है वो छोड़ दी, पता चला पूछ लिया उसी को, इसलिए यही बनवा रहा हूँ। एक ट्रायंगल बना लीजिए, है कुछ नहीं, पाइथागोरस थ्योरम ही है ये। इधर लिखेंगे एंगल लिख दीजिए यहाँ पर 5, इधर
90 डिग्री का एंगल बना दीजिए, यहाँ पर ले लीजिए R, यहाँ पर ले लो XL माइनस XC और इधर ले लो Z। ठीक है, अब है क्या कि अगर आपसे सीधा सीधा सीरीज LCR सर्किट पूछ लिया जाएगा तो आप यहाँ पर ना बोलेंगे पहले एक चीज़ कि जैसे यहाँ पर एक चीज़ मैंने देखी कि ये जो VR है इसको मैंने इतना बड़ा दिखा दिया और DC को छोटा दिखा दिया। इसका कोई रीज़न है क्या? इसका कोई रीज़न नहीं है। हम अलग अलग तरीके के रेसिस्टेंसेस और कैपेसिटेंसेस यूज़ कर सकते हैं सर्किट में। तो यहाँ पर मैंने ये बोला कि अच्छा अगर इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज ज़्यादा है तो फिर वो ज़्यादा बड़ी लेंथ से उसको शो करेंगे, और कैपेसिटेंस के अक्रॉस वोल्टेज कम है तो उसको छोटी लेंथ से शो करेंगे। ऐसा हो सकता था कि कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज ज़्यादा होती तो फिर मैं इसको VC को इस लेंथ को थोड़ा सा लंबा बना देता और इस लेंथ को थोड़ा सा छोटा बना देता। इन चीज़ों को हम अभी स्पेशल केस में डिस्कस करेंगे। ये ट्रायंगल बना लिया आपने, ठीक है। तो इस ट्रायंगल को आप यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए OAP, यहाँ लिखो O, इधर लिखिएगा A, इधर लिखिएगा P, ठीक है। यहाँ नोट कीजिएगा the triangle, right triangle OAP is called the impedance triangle. The right triangle OAP is called the impedance. The right triangle OAP is called the impedance triangle. उसके बाद क्या करेंगे, हेडिंग डालिएगा स्पेशल केसेस। तो 3 स्पेशल केसेस देखेंगे और वो आपको आराम से समझ में आ जाने। उनको छोड़ जाएंगे तो ये लगेगा कि पता नहीं कोई बहुत मुश्किल चीज़ हमसे पूछ रही है। तो 3 अलग अलग केसेस देखेंगे। देखिएगा, पहला केस है फर्स्ट केस है, इसमें लिखेंगे when XL is greater than XC, when XL is greater than XC, then tan phi when XL is greater than XC, तो XL जब XC से बड़ा होगा तो ये वाला केस, इसी केस की बात कर रहे हैं। when XL is greater than XC, तो tan phi is equal to XL minus XC upon R। XL minus XC upon R, और cos phi is equal to, cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos phi is equal to R upon Z। ब्रैकेट में लिख देना पावर फैक्टर, है ना। इसको पूरे को ये cos phi पावर फैक्टर क्यों कहलाता है इसको डिस्कस करेंगे आराम से, ठीक है। अभी फिलहाल बस लिखकर छोड़िए, cos phi को पावर फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। द करंट इन द सर्किट विल बी current in the circuit will be I is equal to I naught sin omega t minus phi। समझ गए? जो हमारा E है, जो EMF है, EMF एक्स एक्सिस के साथ में एंगल कितना बनाएगा,
ओमेगा टी, ये तो फिक्स रहता है। अच्छा, और जो आर है वो कितना एंगल बनाएगा, ये हमें पता है कि आर जो है वो वी आर के अराउंड होगा। हमारा जो आर क्या सॉरी आई जो है वो वी आर के अराउंड होता है। तो आई में आई जो है वो ई से पीछे है, ठीक है। और जब भी कभी आई ईएमएफ से पीछे रह जाता है क्या कहते हैं कि इट इज़ लैगिंग बिहाइंड, करंट लैग कर रहा है। और करंट लैग किस केस में करता है, इंडक्टेंस के केस में, ठीक है। ये और कितना लैग कर रहा है, तो मैंने कह दिया कि भाई फाई एंगल लैग कर रहा है। अब ये जो फाई है ऐसे थोड़ी वहाँ पर फाई लिख दिया, इस ट्राइंगल को ही तो निकाल कर चिपका दिया यहाँ पर भाई। इस वो जो ट्राइंगल है ये जो है ये ई और ये बी एल माइनस वी सी, वी एल माइनस वी सी की जगह ही तो एक्सएल माइनस एक्स लिखा है, क्योंकि वी एल जो है वो एक्सएल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और वी सी जो है वो एक्सी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वी एल इज इक्वल टू आई एक्सएल, वी सी इज इक्वल टू आई एक्सी अपॉन आई आर, तो आई से आई कट गया, एक्सएल माइनस एक्स के अपॉन आर बेस, ठीक है। तो एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पर हमारा जो करंट है वो पीछे रह जा रहा है, वो पीछे रह जा रहा है, कितना पीछे, फाई पीछे। जब भी करंट लैग करता है तो वो इंडक्टिव सर्किट होता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे दिस एलसीआर सर्किट इज सेड टू बी इंडक्टिव। एक लाइन लिख लीजिए, दिस एलसीआर सर्किट is said to be inductive। ठीक है। अब ये बिठा रहा हूँ इधर से, मैं इसको भी बिठा रहा है, इसके नीचे ही करता हूँ, ये वाला पोर्शन बिठा रहा हूँ। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये हमारा फर्स्ट केस था। अब सेकंड केस, व्हेन एक्सी इज ग्रेटर देन एक्सएल, व्हेन एक्सी इज ग्रेटर देन एक्सएल, तो भाई एक काम करते हैं, इसका डायग्राम दोबारा बनाना, इस केस का स्पेशल केस का दोबारा बनाना। अब जो BC है उसको थोड़ा बड़ा दिखा दो, BC वेक्टर थोड़ा बड़ा दिखा दिया और VL को छोटा दिखा दो। छोटा दिखा दिया तो BC बड़ा है, तो जब ओवरऑल इन दोनों का जब हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो वो BC माइनस VR हो जाएगा। तो लगभग नहीं है, इसको बोलेंगे BC वेक्टर माइनस VL वेक्टर। और ये जो है हमारा VR वेक्टर के बीच में से ही निकलेगा। क्यों? क्योंकि VR वेक्टर जो है करंट इसी के अलाउंग होता है, करंट इसी के अलाउंग होता है। तो करंट इस केस में L से बैक करता है 90 डिग्री पीछे और C से कैपेसिटर से 90 डिग्री आगे लीड करता है। ये हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब भाई ये जो VR है और ये जो BC माइनस VL है इसका रिजल्टेंट निकालेंगे। ऐसे एक पैरेलल डॉटेड लाइन ऐसे, ऐसे पैरेलल डॉटेड लाइन ऐसे, और इनको अगर ओरिजिन से ऐसे ज्वाइन कर दिया, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, E आ जाएगा। और E का तो हम जानते ही हैं कि E जो है वो एक्स एक्सिस के साथ क्या बनाता है, एंगल ओमेगा टी। और I जो है वो यहाँ से E से लीड कर रहा है आगे, तो भाई I का टोटल एंगल कितना हो गया, ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, जैसे यहाँ पर I कितना एंगल बना रहा था, ये बचा हुआ एंगल कितना हो गया, ये टोटल ओमेगा टी था, बचा हुआ एंगल कितना हो गया था, ओमेगा टी माइनस फाई। तो यहाँ पर I कितना बना रहा है, I ये VR के अराउंड होता है I, ये कितना बना रहा है, ओमेगा टी प्लस फाई बना रहा है। समझ गए आपने? ठीक है।
अच्छा जी, ये बिटाऊँ इधर से। तो करंट ईएमएफ को लीड कर रहा है, ये किस केस में होता है? कैपेसिटिव सर्किट के केस में होता है। तो जैसे यहाँ पर था दिस एलसीआर सर्किट इज सेट टू बी इंडक्टिव, इस सर्किट को हम बोलेंगे कैपेसिटिव। तो यहाँ पर लिखेंगे कि here tan phi is equal to xc minus xl upon r। ट्राइंगल देख रहे हैं आप, ये वाला ट्राइंगल अगर मैं निकाल दूँ बाहर, ये हमारा वी आर निकल गया, ये सर फाई इधर ना, ये वाला ट्राइंगल निकालेंगे, ये बी सी माइनस वी एल है और ये वी आर है, ये बी सी माइनस वी एल, ये वाला भी बी सी माइनस वी एल ही होगा। इस ट्राइंगल को बाहर निकालो, ये फाई है एंगल, ये फाई एंगल है, एंगल के ठीक सामने वाला क्या होगा? ये बी सी माइनस वी एल। ठीक है, तो एंगल के ठीक सामने वाला बी सी माइनस वी एल बोलो या एक्स सी माइनस एक्स एल बोलो, एक ही बात है। ठीक है, और एंगल के बराबर वाला ये क्या? वी आर, तो वी आर को क्या बोल दो? आर बोल दो। और ये इनका इम्पीडेंस है Z, इन दोनों का रिजल्टेंट जो निकल रहा है भाई, जो रिजल्टेंट हमारा जो निकला है वो क्या है? एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, एक्सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर करोगे तो बिल्कुल वही वैल्यू आएगी, क्योंकि होल स्क्वायर तो आप ऐड सब्ट्रैक्ट करो, बड़े में से छोटे को या छोटे में से बड़े को, वो तो रिजल्ट सेम ही आना। अच्छा जी, अब जैसे ये हो गया, हम ये कहेंगे हियर tan phi इज इक्वल टू एक्सी माइनस एक्सएल अपॉन आर, पर्टिकुलर अपॉन दिस। तो अंतर क्या है? वो एक्सएल माइनस एक्सी था, ये एक्सी माइनस एक्सएल अपॉन आर, ये हो गया। और cos phi इज इक्वल टू आर अपॉन जेड, cos phi इज इक्वल टू आर अपॉन जेड। इसके बाद हम ये कहेंगे द इंस्टेंटेनियस करंट इन द सर्किट विल बी instantaneous current in the circuit will be I is equal to I naught sin, I is equal to I naught sin omega t plus phi। तो क्या बोलेंगे? this series LCR circuit is said to be capacitive। अब तीसरा केस देख लीजिए। When XL is equal to XC, when XL is equal to XC, such series LCR circuit, such series LCR circuit is said to be purely resistive, said to be purely resistive। इसमें क्या है कि अगर वोल्टेज दोनों की सेम हो गई है ना, XL इज इक्वल टू XC और VL इज इक्वल टू GC, एक ही बात है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। भाई VL XL के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, XC BC के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि अगर दोनों की वोल्टेज सेम हो गई तो भाई वहाँ पर इंडक्टर का जो असर है और जो कैपेसिटर का असर है वो एक दूसरे को नलीफाई कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो जो सर्किट का जो भी आउटपुट निकल कर आ रहा है ना, जो भी आउटपुट करंट वो डिलीवर कर रहा है,
वो सिर्फ और सिर्फ रेसिस्टेंस की वजह से ही कर रहा था, बाकी किसी का कोई रोल ही नहीं है, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो इसलिए इसको प्योरली रेसिस्टिव सर्किट बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा, ऐसे में आई नॉट क्या हो जाएगा आपका, आई नॉट था ना, ई नॉट अपॉन जेड, ये दोनों तो एक दूसरे के बराबर है, तो आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन जेड, ई नॉट अपॉन आर ही हो गया वो सीधा सीधा, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद दो टर्म्स और नोट करेंगे, यहाँ तक क्लियर है सभी को, बता दीजिए, ठीक है। इसके बाद दो टर्म्स और नोट करेंगे, ससेप्टेंस ये बता रहा हूँ, सीरीज एलसीआर सर्किट में जो ये पोर्शन था ये पूरा इसका कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो ये वाला केस है थर्ड वाला, इसको जरा डिटेल में करेंगे अभी, रेजोनेंस कंडीशन, ठीक है। चलिए, जब भी कभी एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी होता है तो इस कंडीशन को रेजोनेंस कंडीशन बोलेंगे। अभी बताता हूँ, पहले दो छोटी छोटी डेफिनेशन और लिखो। Susceptance, SUSCEPTANCE, the reciprocal of the reactance of an AC circuit. The reciprocal of the reactance of an AC circuit is called its susceptance, is called its SI unit is ओम की पावर -1 और MHO मोह, ठीक है। ये थोड़ा अजीब सा लगता है, OMH है, OHM है सॉरी, उसी को पलट कर MHO कर दिया। मुझे भी ऐसा नहीं लगता कि वो जो ज़माना था जब ये कहा जाता था कि वी लिव इन अ कंट्री वेयर स्नेक चार्मर स्लीप, ये कहा जाता था ना कि यहाँ पर सांप और बीन बजाने वाले लोग रहते हैं इंडिया में। नहीं सुना ये डायलॉग, बड़ा फेमस डायलॉग है। ये कहा जाता था, तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि ब्रेन तो पहले भी था इंडिया में और आज भी ज़बरदस्त है, पूरा वर्ल्ड जानता है। तो मुझे कभी कभी ये लगता है कि कुछ मजाक चल रहा था क्या, जैसे मतलब न्यूटन है, तो न्यूटन का सर नेम था न्यूटन, उसने न्यूटन ही रख दिया फोर्स की यूनिट का नाम। और जबकि एटम को, जो एटम के बारे में जिसने बताया था, तो वो महर्षि कनाड थे, वो तो पता ही है। बड़ी से बड़ी, अगर आप कोई मतलब बड़ी से बड़ी कैसी भी आप केमिस्ट्री की बुक उठा लो, वो सबसे पहले यही बोलते हैं महर्षि कनाड ने बताया। उन्होंने अपना नाम कहीं डाला ही नहीं वहाँ पर, यहाँ सब जगह नाम ही नाम डाल रहे हैं। वो उनका जैसे मजाक से चल रहा है, यार इसका रेसिप्रोकल है, चल इसको ना MHO कर दे, और फिर सारी दुनिया पढ़ने लगी उसी चीज़ को। चलिए, ससेप्टेंस के बाद एडमिटेंस, ये सारी चीज़ें जो है ना दिमाग में ऐसे आ रही है, जैसे अभी चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था ना, तो उसमें फिर बड़ी बड़ी आजकल जो है ना वो हिस्ट्री चैनल पर डॉक्यूमेंट्रीज भी आने लगी हैं। तो उसमें कुछ मुझे लग रहा है कुछ इंडियन लोग भी पहुंच गए हैं वहाँ पर उस चैनल पर, जो इंडिया की अच्छी अच्छी बातें पब्लिश करवाते हैं। हिस्ट्री चैनल देखते हो? हाँ, हिस्ट्री चैनल है, हिस्ट्री चैनल है, तो अगर उसको उस पर ले लो आप, मतलब ये जो है आपका जो है, तो सेट टॉप बॉक्स तो मुझे लग रहा है आजकल ख़त्म ही हो गए हैं, लोग यूज़ ही नहीं करते हैं। तो अगर यूट्यूब पर देखना चाहोगे तो हिस्ट्री चैनल पर आजकल बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, उनका यूट्यूब चैनल भी है, जैसे हर एक चैनल के सबके यूट्यूब चैनल्स बन गए हैं, न्यूज़ चैनल्स के भी यूट्यूब चैनल्स हैं। इस वजह से वहाँ पर देखा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा देख कर कि हाँ भी अपनी बड़े महान कंट्री में पैदा हुई है। एडमिटेंस तो वही मैं बता रहा हूँ, मुझे अभी ना बोलकर मुझे ये पछतावा हुआ कि मैंने कोई गलत तो नहीं बता दिया, क्योंकि अगर तुमने वो देखा तो तुम्हें इतनी इंटरेस्ट की चीज़ें देखने को मिलेंगी, और फिर तुम देखते जाओगे और वो अल्टीमेटली तुम्हारा लॉस होगा, टाइम वेस्ट होगा जो पढ़ाई में देना चाहिए। तो
इसलिए अभी रहने देना, कभी फ्री टाइम में देखना। और इजराइल के बारे में देखना, उसमें इजराइल के बारे में, मतलब वो भी ज़बरदस्त कंट्री है, उन्होंने कैसे कैसे उठे हैं, कहाँ से और कहाँ तक पहुँचे हैं। देखिए, द रेसिप्रोकल ऑफ द इम्पीडेंस ऑफ एन एसी सर्किट, इजराइल का नाम क्या था, मालूम है? नहीं, वो तो अलग ही है। नहीं, वो तो तुमने इंडिया का नाम पाकिस्तान में धार में ऐसे लड़ाई। अच्छा, यरूशलेम सुना है? यरूशलेम उसका ओरिजिनल नाम था, जो उन्हीं की लैंग्वेज में, जैसे हमारा हम बोल देते हैं ना भारत बोल देते हैं, तो भारत मतलब हमारी उस लैंग्वेज में हो गया, भारतवर्ष था एक्चुअली नाम, तो वो तो हमारी संस्कृत लैंग्वेज में हो गया, तो उनकी लैंग्वेज है, मुझे उसका नाम नहीं पता, तो उसमें उसको यरूशलेम बोला जाता है, यरूशलेम, है ना। और फिर उसका नाम फिर उन्होंने ये नहीं, अब इंग्लिश ही मतलब रिनाउंड लैंग्वेज है जो पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेबल है, तो फिर इजराइल नाम उसका, जैसे हम इंडिया है इसी तरह से। द रेसिप्रोकल ऑफ द इम्पीडेंस, the reciprocal of the impedance of an AC circuit is called its admittance. Is called its admittance. Its SI unit is इसकी भी ऐसा यूनिट वही है, ओम की पावर -1 और ओम मतलब पर ओम या फिर मोह। ठीक है, तो क्या है कि जो हमारा रिएक्टेंस है ना, रिएक्टेंस, अब चाहे वो इंडक्टिव रिएक्टेंस हो चाहे कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो, दो तरीके के रिएक्टेंस होते हैं। अगर उनका रेसिप्रोकल करेंगे तो ससेप्टेंस आ जाएगा, और इम्पीडेंस जो है जिसको हम Z बोल रहे हैं, अगर उसका हम रेसिप्रोकल करेंगे तो एडमिटेंस आ जाएगा, यूनिट इनकी पर ओम, है ना। अच्छा जी, उसके बाद हेडिंग डालिएगा रेजोनेंस कंडीशन ऑफ अ सीरीज LCR सर्किट। रेजोनेंस कंडीशन ऑफ अ सीरीज LCR सर्किट। Of a series LCR circuit. A series LCR circuit is said to be in the resonance condition resonance condition when the current through it has its maximum value. When the current through it has its maximum value. ठीक है, इतना लिखकर छोड़िए, बाकी अगली क्लास में कराएंगे। कंडीशन ये वाली है इसमें कि हमें दोनों को इनको इक्वल लेकर चलना है, ये वाला एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, यही वाला लेकर चलना है। इसमें फिर पावर भी निकालना है, मतलब 2-4 डेरिवेशंस हैं। एक क्वालिटी फैक्टर निकालने वाला है, वो भी पूछ लिया जाता है, उसका एक ग्राफ है, आसान है, समझ में आ जाएगा। है तो रेजोनेंस से रिलेटेड और रेजोनेंस मेंशन कर रखा है सिलेबस में। रेडियो ट्यूनिंग वगैरह से बोला था कि मैं फिर करूँगा, छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं कर रहे हैं।
उसके बाद फिर हमारा AC जनरेटर है और ट्रांसफार्मर, ये बड़े बड़े टॉपिक नहीं है, थ्योरेटिकल हो जाएगा।